हेलो बच्चों। वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन मेघ आए इस कविता की रीडिंग करेंगे। बच्चों, इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में कवि ने बादलों के आने की तुलना शहर से आए हुए दामाद से की है। जैसे किसी खास मेहमान के आने पर पूरा गांव उत्साहित हो जाता है, वैसे ही बादलों के आने पर प्रकृति में हलचल मच जाती है। हवा बच्चों की तरह आगे आगे नाचती चलती है। लोग घरों की खिड़कियां खोल देते हैं, पेड़ उचक उचक कर देखने लगते हैं और धूल किसी चंचल लड़की की तरह भागने लगती है। आखिर में जब लंबे इंतजार के बाद बादल बरसते हैं, तो वो दृश्य ऐसा लगता है मानो प्रेमी और प्रेमिका के मिलन पर खुशी के आंसू बह रहे हों। बच्चों, ये कविता बादलों के आगमन को एक खूबसूरत ग्रामीण उत्सव की तरह पेश करती है। तो चलिए अब इस कविता पर चलते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बच्चों, इन पंक्तियों में मेघ का मतलब होता है बादल, बन-ठन के संवरगे का मतलब होता है सज धज कर, बयार का मतलब होता है हवा, और पाहुन का मतलब होता है दामाद या फिर मेहमान। तो पहली पंक्तियों में मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आसमान में बादल बहुत सज धज कर और सज संवर कर आए हैं। उनके आने की खुशी में ठंडी हवा आगे आगे नाचती गाती चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे ही बादल आए, गली गली में घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शहर का कोई दामाद बहुत दिनों के बाद गांव में सज धज कर आया हो। हाँ, सच में मेघ बड़े सज धज कर आए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। वे बादलों की तुलना शहर से आने वाले दामाद यानी मेहमान से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक दामाद ससुराल जाने के लिए खूब सस्ता संवरता है, वैसे ही बादल भी काले घने रूप में सजकर आसमान में छा गए हैं। मेहमान के आने पर खबर देने के लिए जैसे बच्चे आगे आगे दौड़ते हैं, वैसे ही बादलों के आने की सूचना देने के लिए ठंडी हवा नाचती गाती हुई पूरे गांव में बहने लगी है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि शहर से दामाद जी आए हैं, लोग उत्सुकतावश अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर उन्हें झांकने लगते हैं। ठीक वैसे ही बारिश की उम्मीद में गांव के लोगों ने अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए हैं ताकि वे बादलों को देख सकें। यहाँ बादलों का आना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि एक उत्सव की तरह है जिसका इंतजार पूरे गांव कर रहा था। बच्चों, चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों, इन पंक्तियों में उचकाए का मतलब है ऊंची करके, बांकी चितवन का मतलब है तिरछी नजर से, और ठिठकी का मतलब है अचानक रुककर देखना। घूंघट सरकाने का मतलब है घूंघट को हटाकर देखना। तो पहली पंक्तियों में पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादलों को आया हुआ देखकर पेड़ अपनी गर्दन ऊंची करके उन्हें झांकने लगे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तेज आंधी चलने लगी है और धूल ऐसे उड़ रही है मानो कोई लड़की अपना घाघरा उठाकर भाग रही हो। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, नदी भी अचानक रुक गई है और वह अपना घूंघट थोड़ा हटाकर तिरछी नजरों से बादलों को देख रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। सजे धजे बादल शहरी मेहमान की तरह गांव में सज धज कर आए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों का वर्णन किया है। बादल आने पर जब तेज हवा चलती है, तो पेड़ कभी झुकते हैं और कभी सीधे खड़े हो जाते हैं। कवि को ऐसा लग रहा है मानो गांव के लोग अपनी गर्दन उचका उचका कर यह देख रहे हैं कि आखिर कौन सा मेहमान आया है। आंधी आने पर धूल उड़ने लगती है। कवि ने इसकी तुलना गांव की एक चंचल लड़की से की है।
जैसे मेहमान को देखकर गांव की लड़कियां शर्माकर या खुशी से अपना घाघरा उठाकर दौड़ लगा देती हैं, धूल भी वैसे ही भाग रही है। नदी जब रुकती या धीमी होती है तो उसकी लहरें ठहर जाती हैं। कवि कहता है कि नदी एक ग्रामीण बहू की तरह है। वह मर्यादा के कारण रुक गई है और अपने घूंघट को थोड़ा सा सरकाकर तिरछी नजर से बादलों को देख रही है कि मेहमान कैसा दिख रहा है। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठवो की वार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों इन पंक्तियों में जुहार का मतलब है आगे बढ़कर आदर से स्वागत करना। सुधी लेने का मतलब है खबर लेना। अकुलाई का मतलब होता है बेचैन होकर। लता का मतलब है बेल। ओट का मतलब होता है पीछे छिपकर। किवाड़ का मतलब है किवाड़ या दरवाजा। हर साया का मतलब है खुश होकर। और ताल का मतलब है तालाब। तो पहली पंक्तियों में बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पर कवि कहता है कि बूढ़ा पीपल का पेड़ आगे बढ़कर आदर से स्वागत करता है। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओटहो किवार की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहुत दिनों से बादलों का इंतजार कर रही लता यानी बेल बेचैन होकर दरवाजे के पीछे से झांक कर कहती है कि आपने तो पूरे 1 साल बाद हमारी खबर ली है। हर साया ताल लाया पानी परात भर के। वही गांव का तालाब मेहमान के आने की खुशी में इतना खुश हुआ कि वह उनके स्वागत में पैर धोने के लिए परात भर के पानी ले आया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ऐसे बड़े सज धज कर बादल आए हैं। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से होगी। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की पुरानी परंपराओं और प्रकृति का बहुत सुंदर रिश्ता दिखाया है। वे कहते हैं कि गांव में जब भी कोई मेहमान आता है तो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। यहाँ पीपल सबसे पुराना पेड़ है, इसलिए उसे बुजुर्ग कहा गया है, जो झुककर बादलों को प्रणाम कर रहा है। लता यानी बेल यहाँ एक ऐसी स्त्री या पत्नी का प्रतीक है जिसका पति बहुत समय के बाद घर वापस आया है। वह दरवाजे की आड़ में छिपकर कहती है कि आपने तो 1 साल बाद हमारी खबर ली। ये उसकी नाराजगी नहीं, बल्कि उसका प्यार और लंबे इंतजार की बेचैनी है। पुराने समय में मेहमान के घर आने पर उनके पैर धोने के लिए परात में पानी लाया जाता था। यहाँ तालाब जब लबालब भर जाता है या उसमें लहरें उठती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वह खुशी में परात भरकर पानी लाया हो, ताकि वह अपने मेघ रूपी मेहमान के पैर धो सके। बच्चों चलिए अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों इन पंक्तियों में क्षितिज का मतलब है वो जगह जहां पर आसमान और धरती मिलती है, उसे क्षितिज कहते हैं। अटारी का मतलब है छत। दामिनी का मतलब है बिजली। दमकी का मतलब है चमकना। गांठ खुल गई अब भरम की, इसका मतलब है भ्रम अब टूट गया है। अश्रु ढरके का मतलब है आंसू बहने लगे। तो पहली पंक्तियों में क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, यहाँ पर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी ऊंची अटारी पर अब बादल पूरी तरह घने होकर छा गए हैं और बिजली चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, यहाँ पर कवि कहते हैं कि मन में जो ये शक था कि बादल शायद नहीं बरसेंगे या प्रियतम नहीं आएगा, वह भ्रम अब टूट गया है और सब एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, यहाँ पर कवि कहते हैं कि खुशी और मिलन का ये एहसास इतना गहरा हुआ कि सब्र का बांध टूट गया और बादलों से बारिश के रूप में आंसू बहने लगे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल बड़े सज धज कर आए हैं। बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या अब इस तरह से करेंगे। कवि कहते हैं कि क्षितिज यानी जहां आसमान और धरती मिलते हैं, एक ऊंची अटारी यानी छत की तरह है। वहां मेहमान यानी बादल पहुंच चुके हैं। बादलों के घने होने पर बिजली चमकती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे घर में खुशियों की रोशनी हो गई हो। उस लता यानी प्रिया को जो ये डर था कि शायद बादल नहीं बरसेंगे या मेहमान नहीं आएगा, वह शक अब खत्म हो गया है और सब माफी मांग रहे हैं।
जैसे बहुत समय बाद मिलने पर सब्र का बांध टूट जाता है और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, वैसे ही बादलों से भी झरझर बारिश होने लगी है। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि लंबे इंतजार के बाद प्रियतम और प्रिया के मिलने की सच्ची खुशी है। तो बच्चों, इस तरह से ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ और इसकी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।